अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर, क्या हाल है आपके बच्चों। उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी ठीक जा रही होगी। बेटा, जो हमारा रिवीजन टेस्ट का एक शेड्यूल चल रहा था उसके मुताबिक आज हम उसमें RT 1109 T2 जो है आपका वो डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं इसको। अच्छा बेटा, सबसे पहले MCQs में है फर्स्ट वन, द मास ऑफ न्यूट्रॉन। ये आपको पता है, आपने याद करना होता है 1.765 × 10⁻⁻27 किलोग्राम होगा। सी ऑप्शन लेंगे आप इसमें। उसके बाद दूसरे में द फार्मूला टू कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन द गिवन शेल। बेटा, इसमें उसने शेल में ऑर्बिटल टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल मांगे हैं, तो इसके लिए जो फार्मूला हुआ करता है वो x² होता है। x² कह लें या n² कह लें, बात एक ही है। यानी कि जो आपका जो ऑर्बिट है, n ऑर्बिट नंबर, उसका स्क्वायर ले लेंगे आप, तो इसमें ऑप्शन 1 आ जाएगा, ए हो जाएगा इसमें। ओके बेटा, उसके बाद थर्ड पे आए। स्पेक्ट्रम ऑफ सोडियम कंटेन्स 2 लाइंस इन द रीजन, येलो रीजन में ये दिया करता है, डी ऑप्शन होगा इसमें। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन आउटसाइड द न्यूक्लियस इज एट द डिस्टेंस, ये भी आपने याद करना है, 0.053 नैनोमीटर होता है। इस चीज़ को देख लीजिएगा, 0.053 उसने मीटर भी दिया हुआ है, तो आप सी ऑप्शन लेंगे इसमें। उसके बाद डेंसिटी ऑफ मीथेन याद करनी पड़ेगी, 1.3 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। उसके बाद बेटा है द डेविएशन ऑफ अ गैस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर इज मैक्सिमम एट, इसमें सिंपल कॉन्सेप्ट वाली बात आपको पता है कि मैक्सिमम डेविएशन तब हो सकती है जब टेम्परेचर लो हो और प्रेशर हाई हो। तो आप इस सारे ऑप्शंस में देख लें, इसमें जो ए ऑप्शन है वो सबसे कम टेम्परेचर है और हाईएस्ट टेम्परेचर प्रेशर है। उसके बाद बेटा सेकंड लास्ट में है अ रियल गैस ओबेइंग वंडर वाल्स इक्वेशन विल रिजेंबल आइडियल गैस। अगर ए और बी जो वंडर वाल इक्वेशन में इस्तेमाल होते हैं, अगर उनकी वैल्यू जितनी भी स्मॉल होती जाएगी उतना वो आइडियल गैस के करीब होता जाएगा, तो ऑप्शन लेंगे आप इसमें बी। उसके बाद लास्ट में विच गैस विल डिफ्यूज मोर रैपिडली, आपको पता है जिसका मोलर मास, जिसका मॉलिक्यूलर मास कम, उसकी डिफ्यूजन ज़्यादा तेज़ी से होगी। आप देख लें इन सब में ऑप्शन में अमोनिया का मोलर मास सबसे कम है, बी ऑप्शन आप लेंगे, इसलिए 17 मोलर मास है इसका। ओके जी, शॉर्ट क्वेश्चंस पे आए। सबसे पहले जी मैन इफेक्ट। जी मैन इफेक्ट क्या है? आपको ये बात पता है कि जीमैन ने इस चीज़ को स्टडी किया था कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं वो मज़ीद स्प्लिटिंग उनकी होती थी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो इस इफेक्ट को कहते थे जीमैन इफेक्ट। सेकंड पे आए, व्हाट प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड बाय द न्यूट्रॉन डिके। आपको ये बात पता है कि एक प्रोटॉन निकलता है, एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, एक न्यूट्रिनो निकलता है। ये इक्वेशन भी आप साथ दे देंगे और साथ में इसी चीज़ को शॉर्टली बता भी देंगे। थर्ड पे आए, डिफाइन पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि एक ही ऑर्बिटल के अंदर जब 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो दे कैन नॉट बी विद द सेम स्पिन, उनकी स्पिन ऑपोजिट होनी पड़ेगी, जिसको हम शो किया करते हैं यूं करके ऐसे। तो इसी तरह से इसकी एक और डेफिनेशन भी ये निकलती है कि कोई भी एलिमेंट के लिए, किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए, कोई जो उसके चारों क्वांटम नंबर हैं वो सेम नहीं हो सकेंगे, यानी प्रिंसिपल, एजीमुथल और मैग्नेटिक और स्पिन, चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकेंगे। दोनों तरीक़ों से डिफाइन किया जाता है इसको। उसके बाद बेटा फोर्थ पे है व्हाट इज़ मोज़ले लॉ एंड इट्स सिग्निफिकेंस। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। मोज़ले लॉ एक्चुअली क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा था हमें? ये बता रहा था कि जो आपकी एक्सरेज हैं उनकी फ्रीक्वेंसी किस तरह से रिलेट करती है विद द एटॉमिक नंबर, तो वो हमें पता चलता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इनका रिलेशन क्या बनता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसमें म्यू बार जो है म्यू अंडर रूट जो है हमने ये फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है, और इसमें एक्सप्रेशन आप ये भी लिख देंगे इज इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस बी। ए इसमें क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, बी इसमें क्या है? स्क्रीनिंग कांस्टेंट, और जेड क्या है? उसका एटॉमिक नंबर। ठीक है जी। उसके बाद बेटा है व्हाट इज द रोल ऑफ एक्सरेज इन द मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। आपको ये बात पता है कि उसने जो एक्सरेज उसके ऊपर फॉल करवाई थी, दैट वाज फॉर द टू आयनाइज द एयर प्रेजेंट इन दैट कंटेनर। जो उसके अंदर उसमें हवा थी उसको आयनाइज करेगा। जब उसकी आयनाइजेशन होगी तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे जो फिर फर्दर ऑयल ड्रॉपलेट के साथ जाके चिपकते हैं। उसके बाद बेटा है उसने लिखा हुआ हाउ प्रोटीन वाज, हाँ प्रोटीन है, ये प्रोटॉन है। हाउ प्रोटॉन वाज डिस्कवर, प्रोटॉन कैसे डिस्कवर हुआ इसमें आप बता देंगे कि जनाब वो डिस्चार्ज ट्यूब उसने बनाई, क्योंकि पहले एनोड रेज कैथोड रेज थी वो डिस्कवर हो चुकी थी, उसके बाद फिर एनोड रेज उसने डिस्कवर की, और जो फर्दर उनके ऊपर केनाल रेज भी जिनको कहा जाता है, फिर बाद में उनको रदरफोर्ड ने उनका नाम प्रोटॉन रख दिया था।
अच्छा जी, कैलकुलेट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बेटा आपको पता है कि पेज नंबर बुक के टेक्स्ट बुक के आपके पेज नंबर 123 के ऊपर एक जो मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है उसके नीचे एक 2-3 लाइंस की छोटी सी एक डेरिवेशन लिखी हुई है, वहाँ से आप ये करेंगे जो आप इसका मास निकालेंगे इलेक्ट्रॉन का। बॉयल्स लॉ विद द हेल्प ऑफ केएमटी, इस ये छोटी सी डेरिवेशन है की हुई है आपने, ये भी आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 62 के ऊपर उसने दी हुई है, ये वहाँ से आप करेंगे। उसके बाद critical temperature of hydrogen is low while that of water is high। मैंने शॉर्टली इसमें एक बात लिख दी है, एक्चुअली क्रिटिकल टेम्परेचर डिपेंड करता है नेचर ऑफ द गैस के ऊपर। अब इसमें दो चीज़ों का कंपैरिजन कह रहा है, हाइड्रोजन का और वाटर का। हाइड्रोजन और वाटर के केस में जब कंपैरिजन किया जाए तो पता चलता है कि वाटर में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होती हैं, तो जिसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा उसका क्रिटिकल टेम्परेचर भी हाई, जिसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम उसका क्रिटिकल टेम्परेचर भी कम। ठीक है जी, उसके बाद है डिफरेंशिएट बिटवीन डिफ्यूजन एफ्यूजन, वेरी इजी वेरी सिंपल, स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग है और 1 by 1 मिक्सिंग है, बेटा आपको क्लियर है ये बात। हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर मेक्स द गैसेज नॉन आइडियल, वाई? एक्चुअली क्या होता है कि जब प्रेशर हाई किया जाए या टेम्परेचर लो किया जाए तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाने की वजह से गैस मॉलिक्यूल्स विल नॉट बी एबल टू मूव फर्दर अपार्ट, बहुत ज़्यादा एक दूसरे से दूर नहीं हो पाएंगे। और फिर चूंकि प्रेशर भी हाई है उसकी वजह से मॉलिक्यूल जब एक दूसरे के करीब आएंगे तो दे विल डेवलप सर्टेन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उसमें पैदा हो जाएंगी, जिसकी वजह से दैट विल स्टार्ट डेविएटिंग फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। तो उसके बाद बेटा लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जनरल गैस कांस्टेंट आर, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ऐसा यूनिट में इसका निकालने आ सकता है, एसटीपी का भी निकालना आ सकता है। ऐसा ही का दिया हुआ उसने, फिलहाल आपको पता है सिंपल सी बात थी, पीवी इक्वल टू एनआरटी, आर इसमें इधर रख लें, पीवी ओवर एनटी बना लें। अब इसमें पी की वैल्यू आप पुट करेंगे 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, आप वॉल्यूम जो इसमें पुट करेंगे वो इसमें डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करके इसको पुट करेंगे तो 0.02241 डेसीमीटर क्यूब बन जाएगा। बाकी एन नंबर ऑफ मोल्स, टेम्परेचर 273 केल्विन, सिंपल कैलकुलेशन होके ये आता है 8.3143 न्यूटन मीटर पर केल्विन पर मोल। अब 1 न्यूटन मीटर बराबर होता है जाउल के, तो इसको हम इस बात को इसी चीज़ को यूँ भी लिख सकते हैं 8.3143 जाउल पर केल्विन पर मोल। ठीक है जी, आए जी लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर। लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर बेटा इसमें आपको सबसे पहले जो दिया गया है कैलकुलेट द मास ऑफ 1 डेसीमीटर क्यूब, सिंपल सी एग्जांपल है, ये आसान सी है, पेज नंबर 53 के ऊपर टेक्स्ट बुक के हुए एग्जांपल नंबर 5 है ये आपकी। तो आप नोटिस करने वाली बात इसमें सिर्फ ये है कि इसका ये फार्मूला जो इसमें पुट करते हैं आप, पी वी इज इक्वल टू स्मॉल एम ओवर कैपिटल एम इज इक्वल इनटू आर टी। इसमें जो कैपिटल एम है वो आपका मोलर मास है, ये इसका मास है, आपने एम इसमें फाइंड आउट करना है। वेरी सिंपल, आप प्रेशर को, वॉल्यूम को, प्रेशर को एटीएम में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कन्वर्ट कर लेंगे, बाकी सारी चीज़ें वही की वही हैं जो आसान है। टेम्परेचर कन्वर्ट कर लेंगे आप उसमें केल्विन में, और मोलर मास आपको पता है बात किसकी हो रही है, अमोनिया की, तो 17 मोलर मास पुट हो जाएगा और क्वाइट सिंपल ये हो जाएगा इस तरह से। उसके बाद बेटा लास्ट में है डिराइव बोहर्स इक्वेशन टू कैलकुलेट रेडियस। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ये पता है, टेक्स्ट बुक के आपके पेज नंबर 127 के ऊपर इसको उसने सॉल्व किया हुआ है। मुकम्मल तौर पे आप उसको करेंगे, पूरा डायग्राम बना के उनको मेंशन करके, डायग्राम में जो भी चीज़ें उसकी मास, वेलोसिटीज, उसके बाद उस बात को उठा के और फिर रेडियस तक पूरी बात को कैलकुलेट करेंगे, उसकी पूरी डेरिवेशन को कंप्लीट करेंगे। ओके बेटा, यहाँ तक आपका T2 की डिस्कशन हुई कंप्लीट। इंशाल्लाह ताला जब नया आपका T3 अपलोड होगा उसके बाद फिर उसकी भी डिस्कशन कर दी जाएगी। थैंक यू बेटा, गुड लक।